Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you few English words that you hear a lot but don't know the meaning. ऐसे बहुत सारे words हैं जो frequently जो spoken English में भी सुनते होंगे, आप कहीं पर लिखे भी पढ़ते होंगे, लेकिन normally लोगों को इनका मतलब नहीं पता क्योंकि ये advanced words हैं, ये basic words नहीं है, simple words नहीं है, थोड़े मुश्किल words हैं, use होते हैं बहुत ज़्यादा और आप लोगों ने मेरे से ये request भी किया here and there, तो मैंने इनको सोचा कि एक ही lesson में जो है वो इन words को मैं एक ही दफ़ा में explain कर देती हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। जैसे कि आज पहला वर्ड है वो है जी comprehend। comprehend जो है ये वर्ब है। ये मुझसे भी किसी ने पूछा भी था कि comprehend का मतलब हम समझा दें। तो comprehend का मतलब ये होता है किसी चीज़ को, लोग इसको comprehensive के साथ जो है ना वो कंफ्यूज करते हैं। एक्चुअली दोनों डिफरेंट, इनके मीनिंग डिफरेंट है। comprehend वर्ड है, वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उसके मतलब को जो है ना वो समझना। किसी और ये अक्सर होता है ना कि आई फेल टू comprehend या इट्स डिफ़िकल्ट टू comprehend, इस तरह के आपने जुमले जो है ना वो सुने हुए होंगे। किसी भी चीज़, कोई चीज़ जो है वो अगर समझ में नहीं आ रही है तो लोग अक्सर कहते हैं कि इट्स टफ टू comprehend इट, या आई फेल टू comprehend, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आई। समझना जो होता है ना उस मीनिंग में comprehend जो वर्ड है वो यूज़ होता है। जैसे कि द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स आर चैलेंजिंग टू comprehend, के जो बड़े मुश्किल किस्म के मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो चैलेंजिंग होते हैं टू कॉम्प्रीहेंड, के मतलब उनको समझना जो है ना वो मुश्किल होता है, ठीक है। ये कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है, ये कॉम्प्रीहेंड है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड, वो है जी हार्बर। हार्बर जो है वर्ब है, इसका जो मीनिंग, जो ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर हार्बर जो है, क्योंकि इसके दो तीन मीनिंग्स हैं, जो यूज़ होता है जिस मीनिंग में, वो यूज़ होता है अपनी फीलिंग्स को या किसी थॉट को, किसी बात को ना बहुत देर तक अपने अंदर रखना, उसको हार्बर करना कहते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। कि बहुत देर तक आपने अब कोई बात, कोई थॉट, कोई चीज, कोई कुछ भी जो है ना वो, अगर कोई इंसान उसको जो है वो अपने दिल में रखे काफी लंबे अरसे तक और वो शेयर ना करे, उसको सीक्रेट रखे, तो उसने हार्बर की हुई है वो बात, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में आप कह सकते हैं, शी कंटिन्यू टू हार्बर डाउट्स अबाउट हर डिसीजन इवन आफ्टर मंथ्स हैड पास्ट, कि महीनों गुजर गए हैं लेकिन वो अभी भी जो है ना वो जो उसका फैसला है ना, उसके बारे में जो उसके डाउट्स है ना वो उसने हार्बर किए हुए हैं, मतलब कि वो उसने डाउट्स अपने दिल में, तो उसको शक है, वो अभी भी जो है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैंने जो फैसला किया है वो ठीक फैसला है। वो जो शक है ना, वो डाउट है ना, वो अभी भी उसके दिल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो कोई चीज़ जो इंसान सीक्रेटली अपने दिल के अंदर रखता है ना, तो वो चीज़ उसने हार्बर की हुई है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वो जी अपहीवल। अपहीवल आपने जो है वो बहुत इसको आपने न्यूज़पेपर्स में बहुत सुना होगा। अपहीवल न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये वर्ड, और ये भी अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग, इसका मतलब नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। अपहीवल का मतलब होता है कोई एक किस्म का ना सडन किस्म का चेंज आ जाए। अच्छा, ये जो न्यूज़पेपर्स में यूज़ होता है ना अपहीवल वर्ड, ये ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट के लिए या फाइनेंशियल जो सिचुएशंस होती हैं उनके लिए ये बहुत यूज़ होता है ये वर्ड। उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में एक सर्टेन किस्म का कोई चेंज आया है जिसकी वजह से एक ना स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल जो है वो अपहीवल्स हुए हैं, मतलब कि उसमें एक हलचल जिसको कहते हैं ना हम उर्दू में, तो अपहीवल वो होता है एक हलचल किस्म की कोई चीज़, किसी किसी सडन चेंज की वजह से एक डिस्टरबेंस सी क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो जिसको हम उर्दू में हलचल बोल देते हैं कि एक हलचल सी मच गई है, तो उसको अपहीवल कहेंगे, क्योंकि एक सडन होती है और सिग्निफिकेंट चेंज होता है, मतलब बड़ा नुमाया किस्म का चेंज होता है, कुछ छोटा मामूली किस्म का नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो हलचल सी होती है ना, डिस्टरबेंस सी जो क्रिएट होती है उस चेंज की वजह से, उस सडन चेंज की वजह से, तो वो अपहीवल कहलाता है। जैसे कि सेंटेंस है, द अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन ऑफ द कंपनी सीईओ कॉज्ड एन अपहीवल इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। एक बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, उसमें सीईओ ने मतलब कि रिजाइन कर दिया, कोई नया आ गया, ये जो कंपनीज के अंदर छोटे इस तरह के चेंजेस होते हैं ना, कोई की जो पोजीशंस पे लोग होते हैं, उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत एक किस्म का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो एक अपहीवल सा क्रिएट होता है कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक किस्म की या तो क्रैश कर गई है या मतलब बहुत ऊपर चली गई है, तो ये अपहीवल, एक हलचल सी आपको स्टॉक मार्केट में जो नजर आती है, एक डिस्टरबेंस जो क्रिएट हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कमेंट्री। कमेंट्री जो है वो बड़ा कॉमनली मतलब यूज होने वाला ये वर्ड है, पर कमेंट्री का मतलब क्या होता है? हम कमेंट्री को स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है ना वो समझते हैं कि मैच की कमेंट्री सुन रहे हैं। मतलब क्या होता है इसका? इसको सिर्फ मैच के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है इस वर्ड को? नहीं, इसको मैच के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको जो है वो नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये होता है कि किसी कोई इवेंट या कोई एक्शंस हुए हैं, आप उसको इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, कि वो क्या है, आप क्या उसको बता रहे हैं कि ये किस तरह से ये सारा इवेंट हुआ,
ठीक है। और उसका जो ना एक इंटरप्रिटेशन और जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, उसका उसकी जो वजाहत होती है वो कमेंट्री होती है। किसी भी कोई इवेंट हुआ, कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ, और उसको जो आप एक्सप्लेन करते हैं और उसको जो इंटरप्रेट करते हैं, जो दूसरों के सामने उसकी वजाहत रखते हैं, वो कमेंट्री होती है। ठीक है। इसको जो है वो आप अगर न्यूज़ चैनल्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो कमेंट्री वर्ड वहाँ पर भी बहुत यूज़ होता है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में यूज़ नहीं होता है, आपको ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा जो है वो सुनने को मिलेगा कमेंट्री। उसका मतलब यही होता है कि कोई इवेंट हुआ है और उसकी क्या कोई कोई सहाफ़ी बैठकर जो है वो उस इवेंट की क्या एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन कर जाए, जो एक्सपर्ट्स आए होते हैं वो कमेंट्री कर रहे होते हैं कि ये ऐसे हुआ था जी, फिर ये ऐसे हुआ था, फिर वैसे हुआ था जी, उन्होंने ये कहा था जी, ये सारे जो कर रहे होते हैं ना, जो आप टॉक शोज में जो देख रहे होते हैं, ये सारी कमेंट्री होती है वो, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से जो भी इवेंट्स हुए उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। अच्छा जी, सेंटेंस इसका द स्पोर्ट्स कमेंटेटर प्रोवाइडेड इंसाइटफुल कमेंट्री ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच, ऑफरिंग एनालिसिस एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन द प्लेयर स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि वो जो कमेंट्री जो है वो बड़ी ज़्यादा इंसाइटफुल किस्म की, मतलब जो मैच में क्या हुआ, किसने कैसा किया, कैसा परफॉर्म किया, वो सारी जो एक्सपर्ट्स बैठ के बता रहे होते हैं ना आपको, वो कमेंट्री होती है कि वो आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वह जी इंट्रिकेट। इंट्रिकेट भी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। इंट्रिकेट का मतलब होता है कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स किस्म की कोई चीज़ हो। और वो कॉम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि उसके बहुत सारे पहलू हैं, किसी चीज़ के बहुत सारे अगर पहलू हैं ना, बहुत उसकी डिटेल्स हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ जो है ना वो इंट्रिकेट होती है। मतलब कॉम्प्लेक्स होती है। ये जो मामलात होते हैं ना हमारे, जैसे सियासी मामलात हो गए, या जब घरों में भी जिस तरह के मामलात होते हैं, अब ये मामला जो होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसकी बहुत सी शाखें निकल रही थी, बहुत से पहलू होते हैं, बड़ी सी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये इंट्रिकेट होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है, द आर्टिस्ट स्पेंट मंथ्स क्रिएटिंग एन इंट्रिकेट मास्टरपीस विथ मेटिकुलस अटेंशन टू एवरी डिटेल। अब जो इंट्रिकेट मास्टर की पीस, मतलब ऐसा मास्टरपीस जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर आप जो है वो मतलब कोई आर्ट वर्क ऐसा देखें जहाँ पे आपको लगे कि ये इसमें बहुत डिटेल, बड़ी डिटेल में इसमें काम हुआ है। ठीक है, इस बस नॉर्मल सा नहीं है, इसमें बड़ी डिटेलिंग में इसका मतलब इसके बारे में काम हुआ हुआ इसके ऊपर। ठीक है, तो वो एक इंट्रिकेट जो है ना वो आर्ट वर्क कहला सकता है। कोई मामला इंट्रिकेट हो सकता है, कोई सिचुएशन इंट्रिकेट हो सकती है जो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की हो, जिसकी बहुत सारी जो है ना वो पहलू हो, आपको आपको मतलब बहुत डिटेल्स हो किसी मसले की। हाँ जी, नेक्स्ट है जी एंडेवर। एंडेवर जो है ना ये वर्ब है, एंडेवर भी आपने सुना होगा। और इसका मतलब ये होता है बहुत कोशिश करना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, कोई सक्सेस हासिल करने के लिए। ठीक है, तो वो जो कोशिश करना होती है ना बहुत ज़्यादा, ट्राई हार्ड, वो एंडेवर करना कहलाता है। जैसे कि सेंटेंस ये है कि डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द टीम कंटिन्यू टू एंडेवर टू डेवलप अ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंटिन्यूस जो है ना मतलब कि इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद जो टीम थी, मतलब उसने अपनी जो एक कोशिश थी, एंडेवर टू डेवलप अ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी जो है ना उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने जो अपनी कोशिशें थी ना वो जारी रखी। नेक्स्ट हमारे पास है वो जी एलोक्वेंट। एलोक्वेंट भी आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा बहुत ज़्यादा होगा, राइटिंग में बहुत यूज़ होता है ये वर्ड एलोक्वेंट जो है। एलोक्वेंट का मतलब ये होता है किसी इंसान की स्पीच या किसी इंसान की राइटिंग वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है और परसुएसिव है। फ्लुएंट मतलब कि बहुत उसमें एक फ्लो है। ठीक है, वो मतलब बगैर अटके है, एक फ्लो है। और परसुएशन जो होती है कि वो इतनी मजबूत है कि वो लोगों को कन्विंस कर रही है। किसी भी इंसान की जो जैसे एड्रेसेस वगैरह होते हैं हमारे, जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो भी लीडर्स वगैरह होते हैं, इनके जो खिताब होते हैं, एड्रेसेस जो होते हैं, ये एलोक्वेंट होंगे अगर वो बहुत फ्लुएंट है कि वो कहीं पर अटका नहीं है। मतलब अटकने से मुराद ये नहीं कि वो मतलब उसकी स्पीच में जो है ना वो कहीं पर आपको कोई सर्जनिश सी जो ना, मतलब कि कोई इर्ताश सा जो ना वो फील ना हो। और परसुएशन हो जो मेन इसमें जो होता है पॉइंट, परसुएशन होती है, मतलब वो दूसरों को कन्विंस करने वाला जो है ना वो खिताब होता है। ठीक है, तो वो एलोक्वेंट होता है उनका एड्रेस, वो जो है या उनकी वो जो स्पीच होती है, उस स्पीच को आप एलोक्वेंट कह सकते हैं। कोई राइटिंग एलोक्वेंट है कि बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मजबूत किस्म की राइटिंग है कि लोग उसको पढ़ के जो है वो उससे इम्प्रेस होते हैं और उससे कन्विंस होते हैं। जो भी पॉइंट उसमें मतलब कि जो रेस किया गया है, जो लोगों को बताने की कोशिश की गई है, तो वो उससे वो कन्विंस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एलोक्वेंट कहलाती है। सेंटेंस है द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड एन एलोक्वेंट स्पीच
that resonated with the audience and garnered widespread support। ठीक है, मतलब कि उनकी जो स्पीच थी ना, वो बहुत ही एलोक्वेंट थी, मतलब बहुत परसुएसिव किस्म की थी, बड़ी मजबूत किस्म की थी। लोगों को उनकी बात पे बहुत मतलब लोग कन्विंस हुए हैं, जो भी उनकी स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं। लोग उससे रेजोनेट कर रहे थे, मतलब उसके साथ खुद को कनेक्ट कर रहे थे। और जो है ना जिसकी जिसकी वजह से उन्होंने जो स्पीच है इसने गार्नर्ड की है वाइड सपोर्ट, कि मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट दिया है उस स्पीच के बाद। जो है ना लोग, मतलब लोगों ने उसको सपोर्ट किया, लोगों ने उस स्पीच के साथ अग्री किया है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया भी आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, ठीक है, कि ना इट गिव्स मी नोस्टैल्जिया। कोई ऐसी आपने देखा हो अक्सर जो ना कहीं पर लोग बोलते हैं कि ये पुरानी फोटोज या ये चीजें, कोई भी इस तरह की चीज होती है उस पर कहते हैं कि इट्स गिविंग मी नोस्टैल्जिया। मतलब ये कि आपके अंदर नोस्टैल्जिया कोई चीज क्रिएट कर रही है, उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जो है ना वो आपके अंदर वो पुरानी यादें पिछले पिछले किसी वक्त की जो है ना वो आपके अंदर उभारती है, और आपके अंदर ये एक ख्वाहिश सी पैदा करती है कि काश वो वक्त वापस आ जाए। ठीक है, वो एक बहुत ही अंदर एक किस्म की ना एक ख्वाहिश से जो क्रिएट होती है ना, ये जो एक पूरी फीलिंग होती है ना, किसी चीज को देखकर आपको माजी का कोई वक्त याद आया है, और उस माजी के वक्त को याद आने की वजह से आपके अंदर जो एक फीलिंग क्रिएट होती है ना कि काश वो वक्त वापस आ जाए, तो वो नोस्टैल्जिया होता है। दैट इज गिविंग यू नोस्टैल्जिया। ये होता है जब लोग, अक्सर आपने सेलिब्रिटी से भी सुना होगा, इट गिव्स मी नोस्टैल्जिया, ये वो क्यों, वो किसी भी चीज को कोई वीडियो देखते हैं या कोई भी ऐसा सीन होता है या कुछ भी होता है, तो उनको अपनी कोई पास्ट मेमोरी किसी इंसान को याद आती है, तो वो कहते हैं कि काश वो वक्त याद वापस आ जाए। जैसे आपको अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिप पे आपका कोई वक्त ऐसा गुजरा हो, दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा गुजरा हो, और उस ट्रिप की अगर फोटोज आपके सामने आ जाए तो आपको नॉस्टैल्जिया होगा, ये कितना अच्छा वक्त था, वो काश वो वक्त वापस आ जाए, हम वो वैसे ही दोबारा से हम जो है ना वो आपस में टाइम स्पेंड करें और हंसी मजाक करें, जो भी है। ठीक है, तो लुकिंग एट ओल्ड फोटोग्राफ्स ब्रॉट अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया रिमाइंडिंग मी ऑफ माय केयर फ्री चाइल्डहुड डेज। ठीक है, कि फोटोग्राफ्स को देखकर मुझे एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया जो है ना वो आया, मतलब वो फीलिंग नॉस्टैल्जिया वाली जो है वो मेरे अंदर क्रिएट हुई, जो मुझे याद करा रही थी मेरा केयर फ्री चाइल्डहुड जो है ना, वो चाइल्डहुड के जो दिन थे मेरे आज़ाद किस्म के, जिसमें कोई परेशानियां नहीं थी, तो वो केयर फ्री जो डेज थे उनकी वो मुझे याद दिला रही थी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आपके जहन में भी कुछ और भी अगर ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि आप सुनते बहुत हैं लेकिन आपको उनकी उनके मीनिंग्स नहीं मालूम है, तो लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उस लेसन में जो है वो उनको इंक्लूड कर दूंगी। ऐसी नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।